सभी को नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कोविड की इस महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी सावधानियां बरत रहे होंगे, मास्क और 2 गज की दूरी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान जनपद बागपत व मैदानता हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी एवं डॉक्टर विकास सिंघल, जो कि आज कोविड 19 के समय कोविड महामारी और कोविड वेव 2 की चुनौतियों और जागरूकता पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी मेरे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर जुड़े, जिसके लिए मैं आप सभी का आभार धन्यवाद करता हूं। अब मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराना चाहता हूं। आपने सन 2006 में जम्मू यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया, सन 2013 एनडीबी जनरल सर्जन किया, 2017 में सुपर स्पेशलिस्ट थोरेसिस सर्जरी एनडीबी से की। आप सर गंगाराम अस्पताल से देश के पहले बोर्ड प्रमाणित थोरेसिस सर्जन हैं और क्षेत्र में अग्रणी लोगों द्वारा बुनियादी और उक्त सर्जिकल कौशल से पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। आपने न केवल बेसिक और एडवांस थोरेसिस सर्जरी, वीडियो असिस्टेंट थोरेसिस सर्जर वेट और रोबोटिक थोरेसिस सर्जरी से अपना प्रशिक्षण पूरा किया, बल्कि इस क्षेत्र में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, जो उन्हें देश का पहला बोर्ड प्रमाणित गोल्ड मेडलिस्ट थोरेसिस सर्जन बनाता है। वह विषय के बारे में प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कई मूल लेख लिखकर और देश में कई सम्मेलनों में इस बेहद कठिन सर्जिकल क्षेत्र के बारे में व्याख्यान देकर थोरेसिस सर्जरी के क्षेत्र में आपने विनम्र योगदान दे रहे हैं। अपने काम को सामाजिक कारणों के लिए आपकी प्रतिबद्धता उन्हें आपको और भीड़ से असाधारण बनाती है। अब मैं डॉक्टर पुरी से निवेदन करता हूं, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर पुरी जी। नमस्कार। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, बताइए। मेरा वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके, तो एक्चुअली ये किसी का स्क्रीन शेयर हो रहा है शायद। हाँ, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक्चुअली मेदांता में एक चेस्ट सर्जन हूँ, छाती की सर्जरी करते हैं हम लोग। आज मैं आप सबके साथ आया हूँ इसलिए कि आपको कुछ कोविड के बारे में बेसिक चीज़ें बता पाऊँ। मैं आपको बहुत हाई फाई कोई चीज़ों के बारे में या दवाइयों के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि अगर आप कोविड संक्रमित हो जाते हैं, जो कि एक वायरल डिजीज़ है, और 90 to 95% जो कोविड के पेशेंट हैं वो सेल्फ लिमिटिंग या कुछ बेसिक कुछ डिसिप्लिन से वो ठीक हो सकते हैं, तो वो क्या करें जब ऐसा हो और वो ठीक हो जाएं। मेरा जो मूल आज प्रेजेंटेशन का वो रहेगा, वो यही रहेगा कि घर पे आप कोविड का इलाज कैसे कर सकते हैं और कब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आप मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं सर। ठीक है जी, थैंक यू। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ थोरेसिक सर्जन, इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, मेदांता द मेडिसिटी में। तो मेदांता की तरफ से आप सबको काफ़ी आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए यहाँ आए, तो आपका धन्यवाद। मेदांता की तरफ से मेरा जो आर्मा मैटर है इस टाइम पे। बेसिकली कोविड 19 क्या है? कोविड 19 एक वायरल डिजीज है जो कोरोना वायरस के थ्रू होती है। इसका पहला स्ट्रेन जो था 2019 में वुहान में पाया गया। वुहान में जब ये स्ट्रेन निकला तो उसको कोविड 19 फर्स्ट वेव कहते हैं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फैल के हिंदुस्तान में आया। इसको कोरोना इसलिए कहते हैं कि सोलर कोरोना, जब ग्रहण लगता है सूर्य में तो जो उसकी पिक्चर बनती है वही इस वायरस की पिक्चर होती है जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। अब पहली वेव की बात नहीं करेंगे। पहली वेव हम सबने देखी, काफी हम उससे संक्रमित हुए रहे, काफी लोग उससे ठीक भी हुए। तो सेकंड वेव में क्या डिफरेंस है पहली वेव का, पहले हम वो जानेंगे। इसमें जो म्यूटेशंस हैं, इसके वायरल की म्यूटेशंस हैं, कई बार ये म्यूटेट हो चुका है। म्यूटेट होता है, ये अपना चरित्र बदलता रहता है। कुछ म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से ये अपना आपको बिल्कुल बदल लेता है। इसके प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन्स बदल जाते हैं और ये कुछ अलग तरीके से एक्ट करना शुरू होता है। तो उसमें
अलग क्या होता है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। पहली वेव में हमने देखा था फीवर ही सबसे मेन सिम्टम था, गला खराब होना। इस वेव में डायरिया बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत संक्रमित हो रहे हैं, छोटे बच्चों को भी ये बीमारी हो रही है और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है। इसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो डबल है ऑलमोस्ट पहली वेव से। लेकिन एक अच्छी बात है इस वायरस में कि इसकी मॉर्टेलिटी, मारने की क्षमता जो है वो पहली वेव से कम है। अब आप पूछेंगे कि मैं ये बात कर रहा हूं कि इसकी मारने की क्षमता कम है फिर भी इतने लोग क्यों मर रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स, मेरा निवेदन है कि सब आप म्यूट पे रखिए अपने माइक्स को प्लीज। तो मॉर्टेलिटी कम है लेकिन नंबर इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इतना ज्यादा है कि इसलिए मृत्यु दर ज्यादा बढ़ रही है, नंबर ज्यादा, एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा है। और दूसरी प्रॉब्लम इस सेकंड वेव में यह है कि आरटीपीसीआर जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है इसके डायग्नोसिस के लिए, 30% केसेस में बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से, या कुछ लैब्स हैं जिन्होंने अभी करना शुरू किया है जिनको ये ठीक तरह से करना नहीं आता, उसकी वजह से 30% पेशेंट जिनको ये बीमारी होती है वो तब भी नेगेटिव आते हैं। वो हमें फोन करते हैं कि हमको सारे ये सिम्टम जो आप बता रहे हैं ये तो है पर हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो रिपोर्ट नेगेटिव आना इस टाइम पे जो है उसको हम ना लें। और जिनको भी ये सिम्टम्स हैं जो मैं आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा, उसको आप कोविड लीजिए और कोविड मान के ही उसका इलाज करिए। सिम्टम क्या है? फीवर अभी भी बहुत कॉमन सिम्टम है, फीवर जो 100 डिग्री से ज्यादा आता है, सोर थ्रोट, गला खराब हो जाना, डायरिया, बहुत ज्यादा डायरिया होना, खांसी होना जो ड्राई कफ होती है जिसमें बलगम नहीं आता, हेडेक, बहुत ज्यादा सरदर्द होना, स्मेल और टेस्ट का खत्म हो जाना। और छोटे बच्चों में पर्टिकुलरली जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो कई बार अपनी माओ को या पिताओं को आके बताते हैं, पिताजी को बताते हैं कि मुझे कुछ सूंघा नहीं जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम है बच्चों में आजकल कोविड का, और उनको हाई फीवर होना। ये डिफरेंस है फर्स्ट वेव से, और ये सिम्टम्स हैं। जिनको भी ये सिम्टम्स होते हैं वो ये ना सोचे कि मैं आज सुबह ठंडे पानी से नहा लिया इसलिए ये सिम्टम्स हो रहे हैं, या मेरा हो सकता है सीजनल गला खराब हो। ये अनलेस प्रूवन अदरवाइज कोविड ही है। अब आप कहेंगे कि मुझे कोविड हुआ तो मुझे करना क्या है? सो नेक्स्ट चीज ये है कि आपको ये एम्स ने एक प्रोटोकॉल आज से 1 महीना पहले दिया था। मैं आपको प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा इन्होंने डिवाइड कैसे किया है। इन्होंने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज में इसको डिवाइड किया है। माइल्ड डिजीज होती है जब आपको सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स होते हैं, आपकी जो सांस लेने की क्षमता है उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई ब्रेथलेसनेस नहीं होती, सांस फूलती नहीं है आपकी, कोई हाइपोक्सिया नहीं होता। हम कैसे जानते हैं इसको? आप SpO2 प्रोब जो एक ऑक्सीमीटर होता है उसको अपने हाथ पे लगाइए, अगर 95 से ऊपर आपकी सैचुरेशन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीवर है तो फीवर की दवाइयां वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मॉडरेट डिजीज कब होती है? जब ये SpO2 जो होता है पार्शियल ऑक्सीमीटर पे वो 93 से कम हो और आपका रेस्पिरेटरी रेट, सांस की वैल्यू 1 मिनट में 24 से ज्यादा हो, उसको वो मॉडरेट डिजीज कहते हैं। और सीवियर कब होता है? जब सांस की वैल्यू 30 से ज्यादा हो और SpO2 जो है वो 90 से कम हो जाए। इन तीनों का जो इलाज है वो डिफरेंट है। हम माइल्ड और माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज की भी बात करेंगे आज। सो एसिम्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 4 ग्रेड हैं कोविड के जो सेकेंड वेव में। अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं, अब आपको करवाना क्या है? सबसे बड़ी पहली बात, आपको कोविड RT-PCR टेस्ट करवाना है। कई जगह पे ये टेस्ट आज जल्दी से हो पा रहा है, कई जगह पे ये 2-2 3-3 दिन दे रहा है। तो आप ये टेस्ट भिजवा दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मांग है कि जितने लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। पर आप रिपोर्ट का वेट मत करिए, आप जो अगली चीज मैं समझाऊंगा वो आप करना शुरू करिए। अपने आप को क्वारंटाइन करिए। क्वारंटाइन करना क्या होता है? जिनके घर में 2 या 3 कमरे हैं वो अपना एक कमरा चूज कर लें, उस कमरे में अपने आप को बंद कर लें। उस कमरे का जो अगर बाथरूम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर खिड़की बाहर की तरफ खुलती हो तो वो खिड़की खोल लें। अगर बाथरूम में एग्जॉस्ट हो तो उसको एग्जॉस्ट ऑन कर लें, ताकि अगर वो खांसे या चीखे तो उनका जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो बाहर की तरफ जाए, वो बाकी घर वालों से मिक्स ना हो। तो ये होता है क्वारंटाइन। अगर जिनके घर में बहुत कम कमरे नहीं है तो वो इतना करें कि जो अपने बुजुर्ग हैं, जो अपने 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनको अलग कर दें अपने आप से। इसको क्वारंटाइन कहा जाता है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम कि होम मैनेजमेंट कैसे होता है। होम मैनेजमेंट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपना सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देख के अपनी दवाइयां मंगाइए, उनको पॉपअप करना, स्टेरॉइड्स खाना स्टार्ट कर दे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। होम मैनेजमेंट करिए। अगर आपके अपने मोहल्ले के डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर या अपने आसपास के किसी भी अच्छे बड़े अस्पताल ने आजकल कोविड हेल्पलाइंस चला रखी हैं, आप उन हेल्पलाइन पे फोन करिए और एटलीस्ट उन्हें बता दीजिए कि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो अगर भी आपको उनसे बात करने की जरूरत पड़े तो वो किस नंबर पे आप उनको कॉल कर सकते हैं या क्या दवाई लें ये उनसे पूछ के लें आप। 90 to 95 लोगों को बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिनके बिल्कुल बेसिक घर के इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। टेक्निक क्या है, वो तरीका क्या है, मैं बताऊंगा। इसको हमने नाम दिया है 6M टेक्निक, 6M टेक्निक कोरोना से लड़ने की।
छह एम क्या है? मिक्सिंग, मेडिसिन, मॉनिटरिंग, मील्स, माइंडसेट एंड मूवमेंट्स टुवर्ड हॉस्पिटल। मैं एक एक करके आपको ये सारे पॉइंट समझाऊंगा। पहला पॉइंट है मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब होता है मिक्सिंग नहीं करनी है आपको, अपने आसपास के क्षेत्र वालों में, अपने दोस्तों यारों से मिक्स नहीं होना है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, आपको अपने आप को क्वारंटाइन करना है, अपने घर के कमरे में रहना है, अपने बूढ़े बुजुर्गों और अपने बच्चों से अपने आप को दूर रखना है जितना आप रख पाए, और बिल्कुल कम्युनिटी में मिक्सिंग नहीं, बाहर नहीं जाना है, जिसको मिक्सिंग को अवॉइड करना है। दूसरी चीज है मेडिसिन। आपको मेडिसिन क्या लेनी है? आपको पहले मैं मॉनिटरिंग बताता हूँ आपको। मॉनिटर क्या करना है? आप एक थर्मामीटर लीजिए जिसमें आप टेम्परेचर चार्टिंग करिए। एक अपने पास एक चार्ट बना लीजिए जिसमें एक साइड टेम्परेचर लिखिए, एक साइड SpO2 लेवल लिखिए, और इन दोनों का चार्ट बनाइए। टेम्परेचर में आपको टेम्परेचर नोट करना है दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात। और देखना है जब भी ये 100 से ऊपर होता है तो आपको एक सिंपल पैरासीटामोल की 650 मिलीग्राम की गोली लेनी है। इससे ज्यादा कुछ लेने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको मॉनिटर करनी है, SpO2 प्रोब आपको आजकल बहुत इजीली मिलता है। ये प्रोब बहुत महंगा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, ये 400 से लेके 1500 रुपए तक का आता है। तो अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो आप उससे पूछिए कि ये इससे ज्यादा महंगा नहीं होता है, हमें इसी रेंज में चाहिए। 1500 रुपए का मैक्सिमम वो आता है। उससे अपनी अपनी सेचुरेशन को मॉनिटर करिए, उसको सेचुरेशन को देखिए। दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार आपको ये करना है। सेचुरेशन अगर 95 96 के अबव है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जिनको बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है उनको ये देखना है कि डायरिया कितनी बार हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डायरिया होने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, तो वाटर लॉस को भी उनको मेजर करना है। ये 3 चीजें आपको मॉनिटर करनी है। अब आते हैं मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन आपको क्या लेनी है? सो मेडिसिन में पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की गोली मैंने आपको बताया। अगर आपका फीवर 100 से ऊपर है तो आप लीजिए, नहीं तो आप वैसे भी दिन में 3 बार इसको लीजिए, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, इसमें माइल्जियस और पेन बहुत ज्यादा होता है। सो पैरासीटामोल बुखार की दवाई का भी काम करती है और पेन की दवाई का भी काम करती है, तो आप दिन में 3 से 4 बार पैरासीटामोल को ले सकते हैं। दूसरा, आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 4 बार गार्गल्स करने हैं, इससे आपका सूदिंग इफेक्ट रहेगा गले में। स्टीम इनहेलेशन आपको 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। बैठ के लंबा सांस खींचना है और रोक लेना है, और अपने मन में ही 30 से 40 तक गिनती करनी है और ये सांस छोड़ देना है। इसको डीप ब्रीथिंग और ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। नमोनिया में देखा गया है ये कोविड में कि पहले 7 दिन में कोविड के का बुखार रहता है और 7वें दिन के बाद लंग का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, नमोनिया शुरू हो जाता है। तो अगर कोई इंसान अगर पहले 7 दिन के अंदर ये ब्रेथ होल्डिंग 12 घंटे में 24 बार करेगा, मतलब हर घंटे में 2 बार करेगा, और अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड तक बढ़ा लेगा, तो उसको ये नमोनिया का संक्रमण जो है वो बहुत कम होगा। अगर होना भी होगा तो उसकी सिवियरिटी बहुत लो होगी। ये आपको करना ही करना है। ये आपकी दवाएं हैं। इससे ज्यादा दवाएं अगर आपको कोई लेनी है तो वो आपको हमेशा अपने डॉक्टर को कॉल करना है, अगर वो आपके कुछ टेस्ट कराएं और उस टेस्ट पे बेस्ड दवाई दें। लेकिन आप खुद प्लीज, मेरी आपसे विनती है सबसे, कि अपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ के दवाइयों की बाहर से मंगाने की कोशिश करके, जमा करके रखने के और खाने की कोशिश मत करिए, वो आपके शरीर के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अगली चीज आती है मील्स। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि इसमें खाना क्या खाएं। सो आपको खाना खाने में 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं अपने। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मीठी चीजें, पेस्ट्रीज, आलू वगैरह, ये सब थोड़ा कम करना है अपनी डाइट में। और प्रोटीन्स को बढ़ाना है, जैसे अंडे, मीट, मुर्गा, दालें, सोयाबीन, इनको अपनी डाइट में ज्यादा बढ़ाना है ताकि आपके शरीर में अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन जा पाए। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, मीठी चीजों को कम करना है। शुगर बहुत ज्यादा नहीं खानी है, क्योंकि कई लोग स्टेरॉइड्स पे जाते हैं और उनको उनकी शुगर स्टेरॉइड की वजह से ही एवायर जाती है। अगर आप और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर लेंगे तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और आपको कम से कम, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना है, जिससे आपकी किडनीज फ्लश रहे। वायरल डिजीज में बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, थर्ड स्पेसिस लॉस होता है, तो पानी की मात्रा आपको अपने शरीर में बढ़ानी है। ये है मील्स। माइंडसेट, एक बहुत बड़ी बात जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में इंडिया के नहीं है और यूके और यूएसए के प्रिस्क्रिप्शन में है, वो सबसे पहली लाइन कोविड के पेशेंट के लिखते हैं, बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। मैं आपको पहली चीज बताऊंगा, कोविड के 95% पेशेंट बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक हो जाते हैं। 5% जो खराब होते हैं उन्हें कई कई कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से वो खराब होते हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, तो आप आराम से सोचिए कि मैं इस प्रॉब्लम से निपट लूंगा। मैं आराम से, मैं अपने आप को और अपने परिवार को अपने डॉक्टर की सलाह से इस प्रॉब्लम से निकाल लूंगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग करिए, प्रे करिए, जिस भी भगवान की आप वो करते हैं। अभी मैंने शुरू में देखा कि किसी ने कहा जय श्री
श्री राम, तो बिल्कुल जय श्री राम का सहारा लीजिए, अल्लाह का सहारा लीजिए, गुरुदेव गुरु नानक जी का सहारा लीजिए, प्रे करना। डॉक्टर भी कहता है कि हम दवा कर सकते हैं, दुआ उसके हाथ में होती है, तो प्रे करिए। जो भी आपकी हॉबीज हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप है उस हॉबी में अपना दिमाग लगाइए। हर वक्त नेगेटिव न्यूज, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये सब मत सुनिए, उनमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप न्यूज बंद कर देंगे तो शाम तक आपको लगेगा कि हिंदुस्तान से कोविड खत्म हो चुका है। और एक बात का याद रखिए कि इतनी बड़ी बड़ी हम लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई, वो सब निकल गई, तो दिस टू शैल पास। अगली चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है मूवमेंट्स टुवर्ड हॉस्पिटल। रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं, कब आपको होना चाहिए कि अब मुझे अपने डॉक्टर से बात करके अस्पताल की तरफ निकलना है। तो जब आपका SpO2 हर तरीके से, ऑक्सीजन देने के बाद, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के बाद, प्रोनिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी 90 से कम रहता है, तो अस्पताल की तरफ जाइए, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए और अस्पताल की तरफ मूवमेंट करिए। टेम्परेचर जो है वो 102 103 कॉन्टिन्यूसली रह रहा है, आप 4 बार क्रोसिन ले रहे हैं, उसके बाद भी वो 3 से 4 दिन के बाद नहीं उतर रहा है, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, वो आपको हॉस्पिटल की तरफ निकलने की सलाह देंगे या फिर कुछ दवाइयां आपकी घर में स्टार्ट करेंगे। ये रेड फ्लैग साइंस है। आपको बहुत ब्रेथलेसनेस हो रही है, इतनी कि आप अपने टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे हैं, इतना सांस फूल रहा है कि आप गिर रहे हैं बार बार, आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए और अस्पताल की तरफ जाइए। आपको बेहोशी आ रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, सब कुछ काला दिख रहा है और ये बार बार हो रहा है दिन में, आप हॉस्पिटल की तरफ जाइए। हार्ट फ्लक्चुएशन, जो आप SpO2 मॉनिटरिंग करते हैं, उसी में एक चीज और होती है कि अगर हाथ में आप उसको जब मेजर करते हैं तो एक चीज SpO2 दिखाता है वो, और दूसरा हार्ट रेट दिखाता है। अब अगर आपके हार्ट रेट की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, वो 60 से कम जा रहा है बार बार, या 150 से ऊपर जा रहा है, तो अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करिए। एक्सेसिव डायरिया, इतना ज्यादा डायरिया हो रहा है आपको कि हर 15 मिनट के बाद आपको लैट्रिन जाना पड़ रहा है और पानी की तरह डायरिया हो रहा है, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, हॉस्पिटल की तरफ निकलिए। जो भी आप इनमें सब करते हैं, मेरी आपसे विनती है, जब आपको ये साइंस दिखे तो अपने फैमिली डॉक्टर, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर, या जिस भी डॉक्टर को आप जानते हैं जो आपका फैमिली को ट्रीट कर चुका है, उससे एक बार कांटेक्ट करिए। उसको, वो आपकी अगर हो सकता है खुद हेल्प ना करे, तो वो आपको ये बता देगा कि आपके शहर में कोविड की मैनेजमेंट की हेल्पलाइंस क्या हैं, उनके ऊपर कांटेक्ट करके रखिए, ताकि आपको जब डॉक्टर या हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट वो आपको गाइड कर पाए। तो ये रहा मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। अब कुछ ड्रग्स हैं जिनके मिथ्स में क्लियर करना चाहूंगा। फेबी फ्लू जो है वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लेनी है। जितनी भी स्टडीज इंडिया में आई हैं, दुनिया में आई हैं, उसमें फेबी फ्लू का रोल जो है वो बहुत बहुत कम है। कोविड में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। दूसरी दवाई जिसका नाम है रेमडेसिविर, जिसके आजकल बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, ये रेमडेसिविर सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को, जब उनका हॉस्पिटल की पद्धतियों के बावजूद, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के बावजूद सैचुरेशन गिरता है, उनको तब यूज करनी है। प्लीज इसको घर में इकट्ठा करके मत रखिए। ये दवाई का यूज सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में कुछ 1 से 2% पेशेंट के अंदर होता है, बाकी 98% पेशेंट को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेरॉइड्स हमेशा अपने डॉक्टर की ज्यूरिसडिक्शन में लीजिए। स्टेरॉइड दो धारी तलवार होते हैं, ये जितना फायदा करते हैं उससे ज्यादा नुकसान करते हैं। लोग 16-16, 32-32 मिलीग्राम मेड्रॉल खा रहे हैं आजकल, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो रिकवरी ट्रायल यूके में हुआ है, उसमें भी जो मात्रा बताई गई है वो सिर्फ 6 मिलीग्राम दिन में 10 दिन के लिए खाना है आपको। हिंदुस्तान में लोग 32-32 मिलीग्राम दिन में 2 बार खा रहे हैं। ये स्टेरॉइड जो हैं, शुगर कम होने की या शुगर बढ़ने की वजह से आप पेशेंट की जान भी ले सकते हैं। विटामिन आपकी जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आप ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दिन में 10 विटामिन की गोली खाने से कोविड से आप बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक विटामिन की गोली आप दिन में खाइए, वो आपको कोविड से नहीं बचाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपकी इम्यूनिटी को वो बढ़ाएगी। एंटीबायोटिक्स का रोल सिर्फ उनमें है जिनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, जिनको नमूनिया के साइंस आते हैं, उनको एंटीबायोटिक लेने हैं। जरा सी छींक आने पे अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे, तो जब आपको एंटीबायोटिक की सचमुच जरूरत होगी 7वें 8वें दिन, तो तब तक उनका असर खत्म हो चुका होगा और फिर आपको हायर IV एंटीबायोटिक्स देना पड़ेंगी, जिनके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी दवाई, चाहे वो सिंपल एंटीबायोटिक हो या पैरासिटामोल, अपने डॉक्टर से पूछे बगैर प्लीज मत लीजिए। अगली चीज है, ये प्रोनिंग का वीडियो है, मैं इनको शेयर कर दूंगा, आपके ऑर्गेनाइजर को शेयर कर दूंगा, वो आगे आपको भेज देंगे, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। सबसे पहली बात, कौन सी वैक्सीन?
कोई भी वैक्सीन जो आपके सेंटर के, आपके घर के आसपास लग रही है, आप आरोग्य सेतु ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करिए और वो वैक्सीन आप लगाइए, चाहे वो कोविशील्ड है चाहे वो कोवैक्सीन है। एफिकेसी 70 to 80% है। इसका मतलब है 70 to 80% जो लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको कोविड नहीं होगा, 30% को हो सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि फिर 30% को हो गया तो क्या फायदा हुआ, जिस जिसको 2 डोजेस वैक्सीन की लग चुकी है उसमें जो सिवियरिटी है कोविड की वो 99% कम है जो नॉर्मली होती अगर उसको वैक्सीन ना लगी होती। उसकी वेंटिलेटर पे जाने की जो जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, 99% लोगों में कम हुई है। तो ये वैक्सीन का फायदा है। सेफ्टी, वैक्सीन बहुत सेफ है, दोनों ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन सेफ है। इंडिकेशन, जो भी पेशेंट्स हैं, जो आप 3-4 चीजों को छोड़ के, अगर आप 18 साल से कम नहीं हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आप लैक्टेटिंग मदर नहीं हैं और आप वारफरिन नाम के एंटीकोगुलेंट पे नहीं हैं, बाकी सारे पेशेंट जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज के, सीओपीडी, लंग डिजीज, सब वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, उनसे अपनी बीमारी के बारे में जान लीजिए। पर ये 4 मोटी मोटी चीजों को छोड़ के हिंदुस्तान में वैक्सीन के ऊपर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। शुड बी टेकन, यस यस यस, प्लीज अपनी वैक्सीन के लिए रजिस्टर करिए और वैक्सीन लगाइए। एक यही चीज है जो हमें सेकेंड वेव से निकालेगी, बचाएगी और थर्ड वेव को ना आने के लिए रोकेगी। रिकवरी कैसे होती है, जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं वो पूछते हैं हमें बहुत कमजोरी है, बहुत खांसी आ रही है। ये चीजें कम से कम 3 से 4 हफ्ते चलेंगी, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक्यूट वायरल डिजीज है, इसमें कमजोरी होना स्वाभाविक है, थोड़ा हल्का छाती पर भारीपन होना स्वाभाविक है। खुश रहिए क्योंकि आप इस कोविड को हरा दिया है। पानी की मात्रा को 2 से 3 लीटर अगले 1-1.5 महीने तक पीजिए। एक्सरसाइज में जो मैंने डीप ब्रीदिंग वगैरह बताया वो अभी 3 महीने तक आपको कंटिन्यू करना है कोविड से रिकवर होने के बाद। हाई प्रोटीन डाइट 3 महीने तक लेनी है। टेस्ट की जरूरत नहीं है अगर आपको 72 आवर्स सिम्टम फ्री हो गया। अगर आपका एचआर मांगता है तो आपको टेस्ट करवाना है, इसके अलावा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन कब लेनी है, जिसको कोविड हो गया है तो वैक्सीन लेने का टाइम, जिसको कोविड से संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं वो तीसरे या चौथे हफ्ते में अपनी वैक्सीन अपने आप को रजिस्टर करके लगवा सकते हैं। तो ये रहा रिकवरी का एक वो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपने वैक्सीन लगवा ली, आप कोविड से संक्रमित हो गए, आप ठीक भी हो गए, प्लीज एक चीज को याद रखिए, भारत को अगर सेकंड वेव, थर्ड वेव से कोई चीज बचा सकती है तो वो है वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको कोविड संयम भी कहते हैं। कोविड संयम क्या है, जो आपको सरकार और डॉक्टर्स पिछले 1 साल से बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, 2 फीट की डिस्टेंस रखिए अपने अगले मनुष्य और आपके बीच में, मास्क को हमेशा पहनिए, कोई फैंसी मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, आप डबल मास्क पहन सकते हैं, कॉटन के मास्क के ऊपर सिंपल 3 प्लाई मास्क आजकल बाजार में इजीली अवेलेबल है, वो पहन सकते हैं। और अपने हाथ को, अगर आपका हाथ कहीं पे लगा है, कहीं ऐसी संक्रमित जगह पे लगा है, हर आधे 1 घंटे के बाद अपने हाथ को साबुन से धो लीजिए या कहीं टच किया है तो सैनिटाइज कर लीजिए। 20 सेकंड तक ये आपको करना है, इससे आप कोविड के संक्रमण को बचा सकते हैं। इसको मैं एसएमएस बोलता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सोप एंड सैनिटाइजर। ये करके आप अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। तो मैंने आपको कोविड के बारे में बेसिक जानकारियां दी, जो थैंक्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेस्ट सर्जरी सेंटर है और मेदांता में स्थित है। इसकी तरफ से, मेरे तरफ से आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पुरी। मेरा एक सवाल था सर आपसे। बोलिए, बताइए। सर, जो आपने बताया वैक्सीन कोई भी लगवा सकता है, अगर शुगर का कोई पेशेंट है जो इंसुलिन ले रहा है, कोई भी क्या पेशेंट, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे कोई भी पेशेंट हो, 4 कैटेगरीज हैं जिनको वैक्सीन अभी हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं लगाने की इजाजत दी है। 18 साल से कम, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, और एक एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, या आप इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, मतलब आपकी कीमोथेरेपी चल रही है तो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ये वैक्सीन लगवानी है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर पुरी। धन्यवाद आपके जी। द्वारा जो कोविड से बचने के लिए आपने हमें उपाय बताए हैं, आशा है कि आप सभी उन्हें फॉलो करेंगे और आपके बताए गए उपाय हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे। उसके लिए आपको हमसे जुड़े, उसके लिए धन्यवाद।